स्टेप नंबर 3 के बाद हम स्टेप नंबर 4 पर जाने से पहले मैं एक दफा दोबारा आपको 3 स्टेप्स की रिवीजन करवा देता हूं। सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया, दिस इज स्टेप नंबर 1। फिर सेकंड स्टेप के अंदर हमने डेटा को कलेक्ट किया कि हम कितने तरीकों से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, और फिर हमने कलेक्टेड डेटा को क्लीन किया और वैलिडेट किया। ये तीसरा स्टेप था। फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या है? एनालाइजिंग द डेटा। अब हम जो हमारे पास डेटा है उसको हम एनालाइज करेंगे। हाउ कैन वी एनालाइज द डेटा, या हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि हम एनालाइज क्यों करेंगे। अगर हम डेटा को एनालाइज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे? वहां से हम पैटर्न्स फाइंड कर सकते हैं। डेटा के पैटर्न्स फाइंड करने होते हैं। क्यों पैटर्न्स फाइंड करने होते हैं? ताकि हम रिकमेंड अच्छा कर सकें। फिर ट्रेंड्स देखेंगे कि किस तरीके से डेटा जो है वो फैला हुआ है, ट्रेंड क्या है डेटे का। तीसरा हमारे पास मिसिंग क्वेश्चंस, जो हमारे क्वेश्चंस कुछ मिसिंग हो गए थे पहले प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग के दौरान, हमें मिल नहीं रहे थे, तो जब हम एनालाइजिंग ऑफ डेटा करेंगे तो वो सारे क्वेश्चन भी हमें वहां पर उसके आंसर मिल जाएंगे कि इस वजह से हमें वहां पर जो है वो आंसर नहीं मिले थे। तो ये है कि हम क्यों एनालाइज करते हैं। आपसे कोई पूछे कि भाई डेटा एनालाइजेशन क्यों जरूरी है, तो आप कहेंगे हम ताकि पैटर्न फाइंड कर लेंगे, ट्रेंड्स देख लेंगे, और मिसिंग क्वेश्चन जो रह गए थे पहले स्टेप्स के अंदर उसका आंसर दे सकेंगे। लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो एनालाइजेशन जो है वो हमें क्या करती है? कंपेयर द डिफरेंट ग्रुप्स के ऊपर डिस्कशन करेगी कि फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट्स हैं, क्या क्लास के अंदर सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स की टाइप्स होती हैं, एक पढ़ने वाले और एक ना पढ़ने वाले? नो, हमारे पास डिफरेंट स्टूडेंट्स की टाइप्स होती हैं। एक है बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ने वाले, एक है कम अच्छा पढ़ने वाले, एक है बिल्कुल ना पढ़ने वाले, एक है मीडियम लेवल के स्टूडेंट्स। यानी कि स्टूडेंट्स की भी क्या हो गई? डिफरेंट ग्रुप्स हो गए। तो वहां पर भी तो हमने देखना होगा कि कौन सा स्टूडेंट पास होगा और कौन सा स्टूडेंट जो है वो फेल होगा। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि सिर्फ बहुत अच्छे स्टूडेंट ही सिर्फ पास होंगे। नो, मिडिल लेवल वाला स्टूडेंट भी पास हो सकता है, और माइट भी पॉसिबल कि जो बिल्कुल ना पढ़ने वाला है कभी वो भी पास, क्योंकि वो तो एक एक्सेप्शनल केस को भी तो हमने वहां पर हैंडल करना होगा कि वो कौन सा तरीका है जिससे वो। तो ये मैं बता रहा हूं कि डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट क्लासेस हो सकती हैं। क्लासेस से क्या मुराद है कि हमारे पास फीमेल और मेल का ग्रुप भी हो सकता है। माइट पॉसिबल कि वो जो मेल वाला ग्रुप है उसके ऊपर ये वाला पैटर्न अप्लाई ना होता हो और फीमेल के ऊपर अप्लाई होता हो। लेट्स से हम कैंसरस पेशेंट की बात करते हैं, तो आपको मेरी बात करने से अंदाज से डेटा से सेट से समझ में आ जाएगा कि कैंसर ज्यादा किसको होगा। आप टोटली फौरन बताएंगे फीमेल को कैंसर जो है जिसका लेट्स से मैं एक एग्जांपल देता हूं, ब्रेस्ट कैंसर जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस में है? वो सिर्फ फीमेल में है, वो तो मेल में हो ही नहीं सकता। अंडरस्टैंडिंग कि हमने क्लासेस को भी देखना होता है। तो दिस इज द एनालाइजिंग द डेटा। एनालाइजेशन से हमें ये चीज जो है वो समझ में आती है। अब टेक्निक्स क्या हैं? एनालाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले सीइंग, डेटा को देखें, डेटा को पैटर्न को देखें। जब हम डेटा को देख रहे होंगे, हम किसी भी लैंग्वेज के अंदर या किसी भी टूल के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट के अंदर या किसी भी टूल के अंदर, तो हमें देखने से भी बहुत सारी चीजें जो है वो समझ में आ रही होंगी। स्ट्रक्चर्ड डेटा को देखने से बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम उसके ग्राफ बनाते हैं, हम उसके चार्ट्स बनाते हैं। तो ग्राफ और चार्ट को देखने से एनालाइजेशन जो है वो हमारी कंप्लीट होती है। हमें फौरन पता चल जाता है कि ये ग्राफ किस तरह का बना हुआ है। उसके लिए फिर हम आगे देखेंगे कि यहां पर हम विजुअलाइजेशन के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम ग्राफ जो है वो बनाते हैं। तो ये हमारे पास चौथा स्टेप हो गया, व्हाई एनालाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। पांचवा स्टेप हमारे पास इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा। भाई जो डेटा आया क्लीन करने के बाद, एनालाइज करने के बाद, उससे आपने रिजल्ट्स क्या निकाले, क्या इंटरप्रीट किया। इंटरप्रीट से मुराद है आपने क्या उससे अखज किया, आपने क्या निकाला कि कौन सा पेशेंट जो है वो कैंसरस वाला होगा और कौन सा पेशेंट कैंसर वाला नहीं होगा, कौन सा स्टूडेंट पास होगा और कौन सा स्टूडेंट पास नहीं होगा। या टाइटैनिक के डेटा सेट की मैं एग्जांपल दूं तो कौन से, अगर टाइटैनिक डेटा सेट, टाइटैनिक जहाज के अंदर बहुत सारे लोग गए थे और डूबकर मर गए थे, तो उसके अंदर कौन से लोग बच गए थे और कौन से लोग बचे नहीं थे। तो कैसे पता चला था? उसके डेटा सेट की वैलिडिटी से पता चला था। इंटरप्रिटेशन हमने देखी थी। हमने ये देखा था जो फीमेल यंग थी सिर्फ टाइटैनिक के जहाज के अंदर वो सबसे ज्यादा बची थी। उनकी रीजन अगर मैं फाइंड करने जाऊं
तो वो हमें ये समझ में आई थी कि वो एक ऐसे जहाज के पोर्शन में थी जहां पर सेफ्टी ज्यादा थी, इस वजह से वो ज्यादा सरवाइव कर सकी। एक वो यंग थी, फीमेल थी, उनको ज्यादा जो है वो स्विमिंग नहीं आती थी, लिहाजा उन्होंने जो है वो जहाज से बाहर नहीं गई, वो ऑलमोस्ट बचने के करीब चली गई थी। इसी तरीके से फाइंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस, हमारे जो क्वेश्चंस थे, ऑब्जेक्टिव्स थे, उनका आंसर मिलेगा। सेकेंडली प्रिडिक्ट एंड सॉल्यूशंस, हम किसी भी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई जो प्रॉब्लम आपका आया है उसका ये सॉल्यूशन है। कहां से पता है? इंटरप्रिटेशन, क्योंकि हमने डाटा को एनालाइज कर लिया होगा। एनालाइजेशन के बाद हम बता सकते हैं, हमने डिफरेंट स्टूडेंट्स का डेटा देखा कि ये स्टूडेंट इतनी आवर्स पढ़ता था, इतनी अटेंडेंस थी, इतने जो है वो टाइम खेलता था, इतनी उसके जो है वो टेस्ट के मार्क्स थे, लिहाजा ये स्टूडेंट पास हो गया था और ये स्टूडेंट पास नहीं हुआ था। तो हम जब डिफरेंट डेटा को देखेंगे तो हम उससे एक रिजल्ट प्रिडिक्ट कर लेंगे कि ये स्टूडेंट पास हो सकेगा इस इन वैल्यूज के साथ या नहीं हो सकेगा। ऑन द सेम वे रिकमेंडेड द डिसीजंस, फिर हम अपना डिसीजन रिकमेंड कर सकते हैं। किस तरीके से? इस तरीके से आपकी YouTube आपकी वीडियो को रिकमेंड कर रही होती है कि आप कौन सी वीडियो देखेंगे, जो सबसे ज्यादा आपने सर्च की हो उसी के रिलेटेड वीडियो वो रिकमेंड करता है आपको। ई कॉमर्स भी रिकमेंडेशन सिस्टम है सारे का सारा, वो आपके पैटर्न्स को देखता है कि आप कौन कौन सी चीजें देख रहे हैं, किस तरह के ड्रेसेस देखते हैं, किस तरह के जूते पहनते हैं, उस बेस के ऊपर वो आपके डिसीजंस को रिकमेंड करता है। तो दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा। तो इंटरप्रिटेशन ही तो एक्चुअली हमारा सारा पर्पस ही क्या था, हम इंटरप्रेट कर सकें, हम इंटरप्रेट कर सकें या मॉडल कोई भी मशीन लर्निंग का जिसको हम एआई के ह्यूमन काम करता है, एआई जो है वो ह्यूमन की तरह काम करती है, तो वो यही बात है कि वो इसी तरीके से सोचती है, इसी तरीके से हम उसको सिखाते हैं जिस तरीके से इंसान सीखता है। लास्ट स्टेप है इस पूरे डेटा साइंस लाइफ साइकिल का, दैट इज कॉल्ड द विजुअलाइजेशन एंड कम्युनिकेशन द रिजल्ट। व्हाई विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट? विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट, व्हाई विजुअलाइजेशन? हम विजुअलाइजेशन अब यहां पर है व्हाई एंड हाउ, हम पाई चार्ट्स, लाइन चार्ट्स, बार चार्ट्स, डिफरेंट ग्राफ्स बनाते हैं, बॉक्स प्लॉट्स, हीट मैप, उसके बाद ग्राफ की जितने भी टाइप्स हैं वो हर एक तरह का डाटा देखने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। हमारे पास हम मुख्तलिफ किस्म के चार्ट्स बनाकर हम देखते हैं कि डेटा का पैटर्न क्या है। अच्छा, कौन कौन से टूल्स जो हैं वो हमें विजुअलाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं? टूल्स की बात नहीं है, यहां पर हम बात करेंगे कि भाई हम ग्राफ्स कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो उसने आपकी बुक ने एग्जांपल दिया है कि आप गूगल शीट्स के ऊपर आपका कोई स्ट्रक्चर डेटा है, आप उसको गूगल शीट्स के ऊपर ले जाएं, गूगल शीट्स के ऊपर जाकर उसके ग्राफ बना लें। या अगर आपके पास गूगल अवेलेबल नहीं है तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक्सेल की शीट के अंदर ले जाएं डेटा और वहां पर ग्राफ ड्रा कर लें, आपको ग्राफ फौरन मिल जाएंगे। आप एक बटन क्लिक करेंगे तो वो उस डेटा का ग्राफ बन जाएगा। लेकिन जो इंडस्ट्री के अंदर जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो सबसे ज्यादा माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई ये टूल इस्तेमाल करते हैं, या टेक्निकल लोग जो हैं वो टैब्ल्यू इस्तेमाल करते हैं। तो दीज आर द विजुअलाइजेशन टूल्स। और अगर नहीं है, अगर हम किसी मशीन लर्निंग का पैटर्न इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर हमें पाइथन के अंदर कोड मिल जाएंगे कि इस कोड से ये वाला ग्राफ बना लें, इस कोड से ये वाला ग्राफ बना लें। तो मैक्सिमम टाइम हम पाइथन के अंदर कोडिंग करके ये सारे ग्राफ जो है वो बना रहे होते हैं, क्योंकि जब हम डेटा सेट लेते हैं ना, याद रखें डेटा सेट कोई 5-10 लाइनों का कॉन्सेप्ट नहीं है। जब किसी मॉडल ने ट्रेन होना है ना, उसने तकरीबन कोई 2000-3000 रोज लेनी है, 500-1000 रोज ये मिनिमम डेटा होता है। तो लिहाजा हम ह्यूमन जो है वो इतने डेटा के ऊपर एकदम काम नहीं कर सकते, लिहाजा मशीन ही उस डेटा को चेक करती है। इसलिए हम पाइथन का जो है वो यूज करते हैं। और जब हम डाटा को विजुअलाइज कर लेंगे, देख लेंगे, तो हम हर एक को रिजल्ट बता सकेंगे। हम बता सकेंगे कि भाई ये अगर फीमेल हो, उसकी एज इतनी हो, अगर उसके सिम्टम्स ये आए तो ये देख लें जी ये कैंसरस पेशेंट होगी। और उसकी रीजन हम क्या बताएंगे कि भाई हमने पिछला पैटर्न देखा है। ऑन द सेम वे हम ये बता सकेंगे कि ये स्टूडेंट पास होगा, ये स्टूडेंट पास नहीं होगा। विजुअलाइजेशन से हम डेटा को रिजल्ट दिखाने के अंदर हमारा बड़ा इजी हो जाता है। विजुअलाइजेशन यानी कि अगर आप 1000 लाइनें रीड करें और एक ग्राफ बना दें, दैट इज बेटर। विजुअलाइजेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन रीडिंग, देन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है,
तो विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेटा एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर जो है वो हम जल्दी चीजें जो है वो इंटरप्रेट नहीं कर सकते। और इसके बाद यानी कि जब हम ये पूरा लाइफ साइकिल गुजार लेते हैं, उसके बाद फिर हमने क्या करना होता है, डेटा को स्टोर करना होता है, जिसके लिए हम डेटा बेसिस बनाते हैं, जो कि हमारी नेक्स्ट लेक्चर होगा कि डेटा बेसिस क्या होती हैं, हम किस तरीके से डेटा को स्टोर करते हैं। तो आज हमारा ये जो डेटा साइंस लाइफ साइकिल है, इसके 6 स्टेप्स। सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को डिफाइन किया, अंडरस्टैंड किया, दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 के अंदर डेटा कलेक्शन की, कि हमने कोई भी मॉडल ट्रेन करना है, उसकी हम डेटा कलेक्शन कैसे करते हैं, डेटा एनालिसिस के लिए हम डेटा कलेक्शन कैसे करते हैं, उसके हमने डिफरेंट मेथड पढ़े। फिर 3rd नंबर पर हमने बात देखी डेटा क्लीन कैसे करते हैं और वैलिडेशन कैसे चेक करते हैं। फिर 4थे नंबर पर हमने देखा कि उस कलेक्टेड डेटा, क्लीन डेटा को एनालाइज करते हैं, उसके अंदर हम देखते हैं पैटर्न, ट्रेंड्स वगैरह देखते हैं, ये 4थे नंबर पर हमने देखा। 5वें नंबर पर हम ये देखते हैं कि उस डेटा से इंटरप्रिटेशंस क्या आई हैं, क्या रिजल्ट्स हुए हैं। और 6ठे नंबर पर विजुअलाइजेशन करेंगे, और विजुअलाइजेशन से हम डेटा को क्या करेंगे, डेटा को कम्युनिकेट कर देंगे, उसके रिजल्ट्स को कम्युनिकेट कर देंगे टू आवर हेड्स, या जो भी हमसे को पूछेगा उसको हम जो है वो रिजल्ट्स बता सकते हैं। तो दिस इज द डेटा साइंस लाइफ साइकिल। ये आपको लॉन्ग के तौर पर आ जाए तो हर स्टेप को आपने बताना है, अगर इसका एक स्टेप लॉन्ग के तौर पर आएगा तो आपने उसकी इंटरनल डिटेल लिखनी है।